नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ फिर से आपके लिए हिंदी के ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस कक्षा में। तो देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बोर्ड 12th क्लास हिंदी वितान भाग 2 को, क्योंकि आरव भाग हमने पूरी तरह से पढ़ लिया है और वितान भाग 2 में भी हमने अभी तक 2 चैप्टर पूरे कर लिए हैं और हमारा तीसरा यानी कि हमारा आखिरी चैप्टर है। वितान में सिर्फ 3 चैप्टर है आपके सिलेबस में, और जो एक चैप्टर था डायरी के पन्ने वो कट चुका है, उसके कटने के बाद 3 चैप्टर रहते हैं। तो ये जो चैप्टर है हमारा, जिसका नाम है अतीत में दबे पांव, क्या नाम है? अतीत में दबे पांव, और जो लिखा गया है ओम थानवी जी के द्वारा। आज हम इसको पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 1 के रूप में। यानी अतीत क्या होता है? भूतकाल, यानी कि भूतकाल में क्या ऐसी बातें हुई थी, क्या ऐसे कार्य हुए थे, कैसी संस्कृति थी हमारे, कैसे विचार थे हमारे, संस्कृति के लोग कैसे कार्य करते थे, कैसी जीवन शैली थी उनकी, ये सारी चीज़ों को जानने के लिए हमें अतीत में दबे पांव जो ओम थानवी जी की रचना है उसको पढ़ना होगा। उससे हमें ज्ञान होगा कि हम जिस संस्कृति में रहते हैं, जिस संस्कृति में हम निवास करते हैं, जिस देश में रहते हैं, वो देश उस संस्कृति, किस संस्कृति का अंश कहा जाता है। इन चीज़ों को जानने के लिए हमें अतीत में दबे पांव को पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए बच्चों, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि अतीत में दबे पांव मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति को लेकर है, और इन्हीं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये हमारी भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, और ये धरोहर ही हमारी संस्कृति का विकास करती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 3, जो नाम है अतीत में दबे पांव, और लिखा गया है श्री ओम थानवी जी के द्वारा, और ये हमारा है लेक्चर नंबर 1, अतीत में दबे पांव, और यह है श्रीमान ओम थानवी जी। अभी भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्राचीन भारत के ही नहीं, दुनिया के 2 सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं, क्योंकि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो नगर व्यवस्था थी, या जो जीवन शैली थी, या रहने का जो तरीका था, वहाँ के जो घर बनाने का तरीका था, ऐसी नियोजित शहर की जो व्यवस्था, नगर व्यवस्था थी, वो विश्व में कहीं भी और देखने को नहीं मिलती है, जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति में देखने को मिलती है। वहाँ की जो नगर नियोजित व्यवस्था है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के परवर्ती यानी कि परिपक्व दौर के शहर है। खुदाई में और शहर भी मिले हैं, खुदाई में बहुत से शहर मिले हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा शहर है। मोहनजोदड़ो ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहते हैं मोहनजोदड़ो काल को। ये जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता कही जाती है, और सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये हड़प्पा और इन दोनों में से, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों में से मोहनजोदड़ो को ताम्रयुगीन सभ्यता और विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता माना जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ा शहर भी माना जाता है। वह सबसे उत्कृष्ट भी है। व्यापक खुदाई यहीं पर संभव हुई है। व्यापक यानी कि बड़ी, सबसे बड़ी खुदाई की बात करें तो यहीं मोहनजोदड़ो के आसपास जो खुदाई हुई है वही सबसे बड़ी खुदाई हुई है, क्योंकि इसमें जो निकलकर चीज़ें आई है वो चीज़ें बहुत ही अद्भुत है, उत्कृष्ट है और अविश्वसनीय है। आगे देखिए कि बड़ी तादाद का मतलब होता है संख्या। क्या होता है? संख्या। बड़ी संख्या में इमारतें, सड़कें, धातु, पत्थर की मूर्तियां, चाक पर बने चित्रित भांडे, मोहरे, साजो सामान और खिलौने आदि मिले हैं। सभ्यता का अध्ययन संभव हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या बताने का प्रयत्न किया है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा स्थानों पर जो खुदाई की है और उस खुदाई के फलस्वरूप जो बड़े बड़े शहर निकल कर आए हैं। अब ये देखिए कि वह शहर मिट्टी में दबे हुए थे। क्या हुआ था हजारों साल पहले, क्या हुआ था कि वे शहर मिट्टी में पूरी तरह से दब गए हैं, और आज हम जिस संस्कृति में, जैसे वातावरण में रहते हैं, वो वातावरण कुछ हद तक नहीं, बहुत हद तक उस संस्कृति से मिलता जुलता है। यानी कि उस जमाने में भी आप नालियों की बात करें, दीवारों की बात करें, रसोई घर की बात करें, कक्ष की बात करें, अलग अलग तरह की मूर्तियां हैं, सोने चांदी की मोहरे हैं, ठीक है, अलग अलग मूर्तियों के आकार है, पशु पक्षियों की मूर्तियां हैं, पत्थर की मूर्तियां हैं। इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्राप्त हुई हैं जिनसे पता चलता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति आज के जो संस्कृति है, आज की जो जीवन शैली है, उससे कहीं दूर तक मिलती जुलती सी लगती है।
उधर सैकड़ों मील दूर हड़प्पा के ज्यादातर साक्ष्य रेल लाइन बिछने के दौरान विकास की भेंट चढ़ गए हैं। और बहुत दूर तक जब रेल लाइन बिछी थी, अंग्रेजी शासन के दौरान जब रेलवे ट्रैक बिछ गया था, उस समय बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी जानने के लिए कि हमारी भारतीय संस्कृति है, ये संस्कृति किसका पोषण करती है, किस संस्कृति का एक अनुचर है या किस संस्कृति का अनुकरण कर रही है, उसको जानने के लिए अगर हम और भी हमारे सामने और भी इतिहास प्रस्तुत होता। लेकिन क्या हुआ कि रेल लाइन बिछी और बिछने के कारण बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक पहलू नष्ट हो गए हैं, वो उस विकास की भेंट चढ़ गए हैं। मोहनजोदड़ो के बारे में धारणा है कि अपने दौर में वह घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा, यानी एक तरह की राजधानी माना जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा शहर था, बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ था। यह शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था। कितने? 200 हेक्टेयर मतलब क्षेत्र में ये फैला हुआ था। आबादी कोई 85 हजार थी। जाहिर है 5000 साल पहले यह आज के महानगर की परिभाषा को भी लांघता होगा। उस समय देखिए, उस समय की भी बात क्या करें, हम तो आज़ादी के समय की बात करें तब भी हमारी जो जनसंख्या थी, हमारे देश की जनसंख्या 30 करोड़ थी। अब 30 करोड़ जनसंख्या आज की तारीख में यानी कि 70-75 वर्ष बाद में आज 125 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई है, 130-140 करोड़ हो गई है। तो आप सोचिए 5000 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी होगी। फिर भी कह रहे हैं कि मोहनजोदड़ो की जो जनसंख्या है वो 85,000 थी। तो 85,000 ये महानगर जो आज हम दिल्ली, बंबई इनकी गणना करते हैं, इनसे भी बड़े नगर की यह एक तरह की विशेषता बताती है कि इनसे भी बड़ा नगर कहा जाता होगा उस समय की बात से। दिलचस्प बात यह है कि सिंधु घाटी मैदान की संस्कृति थी, सिंधु घाटी मैदान की संस्कृति थी, पर पुरा का मतलब होता है प्राचीन, पुरा का मतलब क्या होता है? प्राचीन। प्राचीन मोहनजोदड़ो छोटे मोटे टीलों पर आबाद था। ये टीले प्राकृतिक नहीं थे। कैसे? प्राकृतिक नहीं थे, बल्कि कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया था ताकि सिंधु का पानी बाहर पसर आए तो उससे बचा जा सके। अब उस समय सिंधु नदी इस तरह से पूरे वेग के साथ बहती थी और सिंधु नदी का जब बारिश के समय में आवेग आता था, उसमें जो पानी का बहाव आता था वो कच्ची बस्तियों को और कच्चे घरों को अपने साथ समाहित करके ले चली जाती थी। तो सिंधु के बहाव से बचने के लिए वहाँ पर कृत्रिम तौर पर मानव निर्मित टीले बनाए गए थे, यानी कि कच्ची ईंटों के द्वारा बड़े बड़े ऊंची सतह पर टीले बनाए गए थे। उन टीलों पर इनका निवास स्थान होता था। मोहनजोदड़ो की खूबी यह है कि इस आदिम शहर में, अब आदिम शहर क्यों कहेंगे? क्योंकि बहुत ही पूरा प्राचीन शहर था। अब प्राचीन शहर हमारे लिए क्या हो गया? अभी हम नई जनरेशन में जीते हैं, हमसे पहले ये जो इतिहास है, जो भी इतिहास है उससे भी पहले का इतिहास है, 5000 शहर पहले, तो हम आदिम शहर कहेंगे। क्योंकि जब मनुष्य ने जीना सीखा होगा, हो सकता है उस समय सभ्यता का विकास हुआ और सभ्यता के विकास से यहाँ पर एक घाटी यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण हो गया और एक शहर का विकास हो गया। तो इस तरह से आदिम शहर कहेंगे। आदिम शहर की सड़कों और गलियों में आप आज भी घूम फिर सकते हैं। कैसे? कि वहां पर इस तरह से खुदाई में शहर की गलियां और जो शहर की सड़कें और गलियां बनी हुई थी, वे गलियां आज भी उसी रूप में विद्यमान हैं। बस उनका थोड़ा सा जो एरिया है वो परिवर्तित हो गया है। एरिया यानी कि देखने का तरीका के पहले नहीं होगी और आज सब मिट्टी से धूमिल हो रखी है। बाकी जो डिस्टेंस है, आप दूरी की बात करें कि इतनी चौड़ी सड़कें थी, इतनी बड़ी बड़ी जो गलियां थी, वो गलियां उसी आकार में है कि किस तरह से मनुष्य वहाँ पर विचरण करते थे। उस समय भी नगर नियोजन मनुष्य के दिमाग में स्थापित था। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का सामान भले अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहा हो। अजायब घर क्या किसे कहते हैं? म्यूजियम को कहते हैं। आप लोग म्यूजियम गए होंगे, वहाँ पर पुरानी प्रागैतिहासिक यानी कि प्राक इतिहास की बहुत सारी वस्तुओं को रखा गया है, पुरानी चीज़ों को। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कालीन सभ्यता की जितनी भी मूर्तियाँ थी, जितने भी बर्तन थे, जितने भी मृत भांड थे, सिक्के थे, उन सबको म्यूजियम में रखा गया एक धरोहर के रूप में कि हमारी सभ्यता, प्राचीन सभ्यता के अमूल्य धन है। ये एक प्रकार की अमूल्य धरोहर है, हमारी संस्कृति है। उस संस्कृति को बताने के लिए और बनाए रखने के लिए उन्हें म्यूजियम में रखा गया है और म्यूजियम की शोभा बढ़ा रहे हैं ताकि जनमानस आए और देखे कि हमारा जो पुराना काल था वो किस प्रकार का था।
शहर जहाँ था अब भी वहीं है। शहर को तो उठा के म्यूजियम में नहीं रख सकते बिल्कुल भी। आप इसकी किसी भी दीवार पर पीठ टिकाकर सुस्ता सकते हैं, वह एक खंडर क्यों ना हो। किसी घर की देहरी पर पांव रखकर आप सहसा सहम सकते हैं। रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध महसूस कर सकते हैं। ये तो एक फीलिंग है, ये भावुकता बताई गई है कि वहाँ की सभ्यता के जो शहर थे वो ऐसे शहर थे कि आज भी आप वहाँ जाकर अब लेट सकते हो, बैठ सकते हो। वहाँ की जो रसोई घर है वहाँ पर आपको भीनी भीनी सुगंध का एहसास होगा। सुगंध तो नहीं आएगी, हजारों वर्ष पहले वो मिट्टी में दब गए थे, प्रलय हुई होगी, पता नहीं क्या हुआ होगा। उस प्रलय में मिट्टी में दबने के कारण वहाँ सब कुछ जीवन नष्ट हो गया था, लेकिन वहाँ का जो अस्तित्व है वो आज भी बना हुआ है। अपने अस्तित्व के कारण वो आज भी जाना जाता है। या शहर के किसी सुनसान मार्ग पर कान देकर उस बैलगाड़ी की रुनझुन सुन सकते हैं जिसे आपने पुरातत्व की तस्वीरों में मिट्टी के रूप में देखा है। सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको कहीं नहीं ले जा सकती, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती है। लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर है, वहाँ से आप इतिहास को नहीं उसके पार झांक रहे हैं। अब देखिए, बहुत अच्छी बात बताइए, इसमें ये बताया है कि इस पूरे गद्यांश का जो तात्पर्य है, मतलब है वो ये है कि किसी भी सभ्यता को जानने के लिए, किसी सभ्यता को अगर हम जानना चाहते हैं तो उसको जानने के लिए उसके पुरातात्विक वस्तुओं को उनके द्वारा ही हम जान सकते हैं। अब देखिए, एक चीज़ है कि हमारी सभ्यता को जानने के लिए क्या होगा कि आज हमारी सभ्यता के तत्व कौन कौन से हैं। हमारी जो करेंसी है, यानी कि हमारी जो मुद्रा है, उस पर अंकित है कि हमारी जीवन शैली किस प्रकार की है। हमने बहुत सारी मूर्तियों का निर्माण करा है, जीवन शैलियों का निर्माण करा है ना, मूर्तियाँ बनाई है। हमारे जीवन शैली किस प्रकार की चलती है, कैसे कैसे बर्तन हम यूज़ करते हैं, किस फैक्ट्रियाँ बहुत सारी है, उद्योग धंधे बहुत सारे होते हैं। मान लीजिए प्रलय आती है और ये सब नष्ट हो जाता है, तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो इसे खोद कर देखेगी तो क्या होगा कि अलग अलग चीजें नजर आएगी। वह अनुमान लगाएगी कि यहाँ पर उद्योग धंधों का विकास था, इस तरह के वाहन चलते थे, इस तरह के जीवन शैली थी, मतलब किस तरह का कल्चर चल रहा था। वो हमारे जीवन के से जुड़ी हुई वस्तुओं से आंकेंगे, यानी कि वस्तुओं के द्वारा ही हम पहचान पाएंगे। आज भी हम मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कालीन संस्कृति को सिर्फ वस्तुओं और वहाँ से मिली हुई टूटी फूटी चीज़ों के माध्यम से ही हम जान पा रहे हैं कि उस समय का वातावरण कैसा था, उस समय की संस्कृति कैसी थी, जीवन शैली कैसी थी, नगर नियोजन व्यवस्था कैसी थी। ये उन वस्तुओं के और उन स्थानों के माध्यम से जान सक रहे हैं। आगे देखते हैं कि सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप है। अब इससे स्पष्ट होता है कि उस समय बौद्ध संस्कृति थी, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भरपूर रूप से हो चुका था, तो बौद्ध स्तूप है। मगर ये मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बिखरने के बाद एक जीर्ण शीर्ण टीले पर बना हुआ है कि जब मोहनजोदड़ो की सभ्यता बिखर गई थी उसके बाद वहां पर बौद्ध स्तूप बनाया गया था, तो वहाँ बौद्ध स्तूप के नीचे हमें मोहनजोदड़ो की सभ्यता मिली है। इसका मतलब कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में वहाँ पर बौद्ध सभ्यता का विकास हुआ होगा। कोई 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर 26 सदी पहले, 26 सदी यानी 26वीं सदी पहले 25 सदी तक ईंटों के दम पर स्तूप को आकार दिया गया। मतलब ये कहा गया है कि देखिए, आज जिन ईंटों का हम यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, हमारी संस्कृति उपयोग कर रही है, वे ईंटें तो प्राचीन काल यानी कि पुरानी आदिम समय से बनी हुई है। तो आदिम काल से ही ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है। ईंटों का आकार जरूर चेंज हो गया है। आप जब अशोक के स्तूपों की बात करते हैं, सारनाथ का स्तूप है, तो इन चीज़ों की जब बात करते हैं, वहाँ पर जो मटेरियल यूज़ हुआ है, वो जो चीज़ें यूज़ हुए, वस्तुएं यूज़ हुए कंस्ट्रक्शन के लिए, उन वस्तुओं को जब आप देखेंगे तो बहुत हद तक हमारी संस्कृति से मिलती है। उनका ही अनुसरण हमने किया है, जब जाके हम आज इतने आगे सभ्य बन पाए हैं। चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे भी बने हैं। अब भिक्षु कौन से धर्म के होते हैं? बौद्ध धर्म के होते हैं, ठीक है। तो भिक्षुओं के कमरे भी बने हुए हैं। 1922 में जब राखाल दास बनर्जी यहाँ आए, तब वे इसी स्तूप की खोजबीन करना चाहते थे। इसके इर्द गिर्द खुदाई शुरू करने के बाद उन्हें इल्हाम हुआ, इल्हाम यानी कि मालूम हुआ,
मालूम हुआ कि यहाँ ईसा पूर्व के निशान हैं, यानी ईसवी सदी के भी यहाँ निशान है। ईसवी सदी से पहले भी यहाँ पे बहुत बड़ा जीवन था, बहुत बड़ी सभ्यता थी। वो सभ्यता कौन सी थी? जब उन्होंने ये जो स्तूप था, कौन सा, जब बौद्ध धर्म से जुड़े हुए इस स्तूप की बात करी, जब बौद्ध का स्तूप मिला, उस स्तूप के बारे में राखाल दास बनर्जी यहाँ उसके बारे में जानना चाहते थे, तो उसके इर्द गिर्द उन्होंने खुदाई शुरू की। और खुदाई शुरू करते 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 उनको बहुत ऐसी चीजें मालूम पड़ी कि पता चला कि ईसा पूर्व का जीवन यहाँ पर स्थापित था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ। जब कुछ तत्व आने लगे, जैसे ही कुछ तत्वों को पता चलने लगा, तो पता चलने के बाद में इन्फॉर्म किया गया और वहां से परमिशन लेकर फिर खुदाई को बड़े स्तर पर शुरू कर दिया गया। उसके बाद देखिए धीमे धीमे यह खोज विशेषज्ञों को सिंधु घाटी सभ्यता की देहरी पर ले आई। धीरे धीरे खोदते गए, नई नई चीजें निकलती गई, हर एक संकेत निकलते गए, और संकेतों का पूरा जो वो जितने भी चीजें निकलती गई, और उन वस्तुओं का पूरा संकेत जो था वो कौन सा था? मोहनजोदड़ो, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को नाम दिया गया है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये नाम बाद में दिया गया है। पहले जो था वो सिंधु, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे पे, पहले नदियों के किनारे पर सभ्यताओं का विकास होता था। आदि मानव ने जब अपना जीवन यापन करा, जीवन यापन करने के बाद में जब आग का विकास हुआ, अग्नि का विकास हुआ, अग्नि का विकास होते ही उसने पकाकर खाना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे वो परिवार में रहने लगा, परिवार से झुंड में रहने लगा, झुंड से बड़े समुदाय में व्यतीत हो गया। अब ये जो समुदाय है वो एक शहर का निर्माण कर गई। ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता अलग देश में देखे तो मेसोपोटामिया सभ्यता, चीन सभ्यता, फ्रांस सभ्यता, जो भी नदियों के नील घाटी सभ्यता, जितनी भी नदियों के किनारे पर जो सभ्यता है वो उस नदी को रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसे ही धीमे धीमे यह खोज विशेषज्ञों को सिंधु घाटी सभ्यता की देहरी पर ले आई। इस खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया, जो इराक की प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष ला खड़ा किया। पहले यहाँ पर मिस्र की सभ्यता, आप सभी को पता है कि मिस्र और मेसोपोटामिया जो इराक में है, उनकी सभ्यता पहले ज्यादा प्रसिद्ध थी। लेकिन मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई के बाद सिंधु घाटी सभ्यता की बात पता चली, तो आज वो सिंधु घाटी सभ्यता विश्व में मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता से समतुल्य मानी जाती है। दुनिया की प्राचीन सभ्यता होने के बाद के भारत के दावे को पुरातत्व का वैज्ञानिक आधार मिल गया है। अब ये क्या भारत दावा करता है कि सबसे प्राचीन सभ्यता है वो हिंदू सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि हिंदू संस्कृति है। ये जो दुनिया के सामने जो भारत चीख चीख कर कह रहा था, वो आज उसको साबित करने का मौका मिल गया है कि देखिए हमारे यहाँ पर जो खुदाई में तत्व प्राप्त हुए, उन तत्वों के आधार पर जब हम बता सके कि विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति भारतीय संस्कृति है, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है। आगे देखिए, पर्यटक बंगले से एक सर्पिल पगडंडी पार कर हम सबसे पहले इसी स्तूप पर पहुंचे। कौन? राखाल दास बनर्जी जब बौद्ध स्तूप को खोदना चाहते थे, उसकी जानकारी लेना चाहते थे, तो पर्यटक यानी कि जो टूरिस्ट बंगला होता है, उस टूरिस्ट बंगले के वहां से पैदल पैदल चलते हुए उस स्तूप पर पहुंचे। पहली ही झलक ने हमें अपलक कर दिया। इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया। क्या कहा गया? नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप। ठीक है, यह शायद सबसे रोमांचक भी है। न आकाश बदला न धरती, पर कितनी सभ्यताएं, इतिहास और कहानियां बदल गई। इस ठहरे हुए दृश्य में हजारों साल से लेकर पल भर पहले तक की धड़कन बसी हुई है। इसे देखकर सुना जा सकता है, भले ही किसी जगह के बारे में हमने कितना पढ़ सुन रखा हो, तस्वीरें या वृत्तचित्र देखे हो, कि भले ही हमने किसी के बारे में कितना पढ़ लिया है, कितने ही तस्वीरें देख ली है, कितनी ही उसकी फोटोज देख ली है, कितने ही उसके वृत्तचित्र देख लिए है, कितनी तरह के उसके उदाहरण देख लिए। देखना अपनी आंख से देखना है। अब देखिए यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम पढ़ रहे हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति को पढ़ रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन जिस दिन हम साक्षात देखने जाएंगे, उस समय देखिए आपके मनोभाव क्या होते हैं। तो वहीं यहाँ राखाल दास बनर्जी का थोड़ा सा अनुभव यहाँ व्यक्त किया गया है कि उन्होंने भी किताबों और वृत्तचित्र, तस्वीरों में बहुत सारी चीजें देखी थी, लेकिन जब साक्षात उस स्तूप को देखने का मौका मिला, अवसर मिला, तो अपलक हो गए। यानी कि उनकी आंखें टपका नहीं रही थी, झपक नहीं रही थी, अपलक हो गए वे। बाकी अब वो कह रहे हैं कि देखना अपनी आंख से ही देखना है, दूसरों की आंखों से जो चित्र खींचे गए हैं वो तो एक तरह की औपचारिकता है। वास्तविक देखना है, आप अपनी आंखों से साक्षात किसी वस्तु को देख रहे हो, उसे देखना कहते हैं। बाकी सब आंख का झपकना है, जैसे यात्री अपने पांव चलता है, बाकी सब तो कदम ताल है।
मौसम जाड़े का था, पर दोपहर की धूप बहुत कड़ी थी, सारे आलम को जैसे एक फीके रंग में रंगने की कोशिश करती हुई। यह इलाका राजस्थान से बहुत मिलता जुलता है। रेत के टीले नहीं हैं, खेतों का हरापन यहाँ है, मगर बाकी वही खुला आकाश, सूना परिवेश, धूल बबूल और ज़्यादा ठंड, ज़्यादा गर्मी। गर्म यहाँ की धूप का मिजाज जुदा है। राजस्थान की धूप पारदर्शी है, सिंध की धूप चौंधियाती है, यानी आंखों को चुभने वाली सी थोड़ी। और राजस्थान की धूप कैसी है? पारदर्शी, आर पार है, सब कुछ एकदम स्पष्ट दिखाई देने वाला है। लेकिन राजस्थान की वातावरण से थोड़ा सा मेल खा रही थी। कैसे मेल खा रही थी? कि सर्दी ज़्यादा लग रही थी और गर्मी ज़्यादा लग रही थी। रात में सर्दी, क्योंकि राजस्थान की भी यही विशेषता है वहाँ के वातावरण की, रात में ज़्यादा ठंड लगती है और दिन में ज़्यादा गर्मी लगती है। धूल भरी आंधियाँ चलती है, तो वहाँ पे भी धूल थी। बबूल के पेड़ थे, तो बबूल राजस्थान में ज़्यादा है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर राजस्थान के वातावरण की विशेषताओं से थोड़ा थोड़ा मोहनजोदड़ो की जो स्थान है वो मेल खा रही थी। तस्वीर उतारते वक्त आप कैमरे में जरूरी पुर्जे न घुमाए, तो ऐसा जान पड़ेगा जैसे दृश्यों के रंग उड़े हुए से लग रहे हैं। यानी कि जब आपने फोटो खींची है और फोटो खींचते समय जब आप कैमरे को मूव नहीं कर रहे हो, तो ऐसा लगता है जैसे आप, मतलब ऐसा लगेगा जैसे दृश्यों के रंग है ही नहीं। अगर आपको रंगीन बनाना है, अगर आपको कलरफुल बनाना है, तो आपको कैमरे को सेट करना होगा, तभी आप अच्छी फोटो ले पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, यानी कि वरना क्या होगा, कुछ नहीं, आपकी जो एज इट इज है ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आ जाएगी, कोई कलर है ही नहीं। ठीक है, आगे देखिए। पर इससे एक फायदा हुआ, हमें हर दृश्य पर नजरें दोबारा फिरानी पड़ती। इस तरह बार बार निहारे तो दृश्य जहन यानी कि हमारे मन में ऐसे ठहरते हैं मानो तस्वीर देखकर उनकी याद ताजा करने की कभी जरूरत न पड़े। स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से के एक सिरे पर स्थित है। इस हिस्से को पुरातत्व के विद्वान गढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? गढ़ कहते हैं। जो स्तूप वाला हिस्सा था उसमें जो पुरातत्व वेत्ता थे, पुरातत्व वेत्ता होते हैं यानी कि जो पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिक होते हैं, वे इसे गढ़ कहते हैं। उन्होंने कहा था कि जो स्तूप वाला स्थान है, जो ऊंचा होता है, उसे गढ़ नाम दिया जाना चाहिए। चार दीवारी के भीतर ऐतिहासिक शहरों के सत्ता केंद्र अवस्थित होते थे, चाहे वह राज सत्ता हो या धर्म सत्ता। बाकी शहर गढ़ से कुछ दूर बसे होते थे। क्या यह रास्ता भी दुनिया को मोहनजोदड़ो ने दिखाया? ये जो रास्ता है वो दुनिया को मोहनजोदड़ो ने दिखाया कि रास्ते कैसे आके जाते हैं। मोहनजोदड़ो की सभ्यता की एक विशेषता ये थी कि उसने नक्शे बनाना बताया, कि गलियों से निकलना, एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ना, एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ना, ये किसने बताया? मोहनजोदड़ो ने बताया। यहाँ पर ये एक बात कही गई है। सभी अहम और अब दुनिया भर के प्रसिद्ध इमारतों के खंडर चबूतरे के पीछे यानी पश्चिम में है। इनमें प्रशासनिक इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला और कोठार है। कोठार किसे बोलते हैं? भंडार गृह को। इसे कहते हैं भंडार गृह को। और ज्ञानशाला किसे कहते हैं? आप पाठशाला को बोल सकते हो, जहां पर ज्ञानार्जन किया जाता है। वह अनुष्ठानिक महाकुंड, अनुष्ठानिक का क्या होता है? जहां पर यज्ञ आहुति वगैरह दी जाती है। महाकुंड भी जो सिंधु घाटी सभ्यता के अद्वितीय वास्तु कौशल को स्थापित करने के लिए अकेला ही काफी माना जाता है। अनुष्ठानिक महाकुंड जब मिला होगा तब ये जाना कि हमारी जो संस्कृति, भारतीय संस्कृति, वो इसी की देन है। इसी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति की देन है, जिसमें अनुष्ठान और यज्ञ का मतलब आह्वान किया गया है, यानी यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है। ठीक है, असल में यहाँ यही एक निर्माण है जो अपने मूल स्वरूप के रूप बहुत नज़दीक बच सका है। यानी कि एक ये अनुष्ठानिक महाकुंड यही एक निर्माण ऐसा था जो अपने पूरे उसी रूप में बचा हुआ था। बाकी सब थोड़े से टूट गए थे, टूटे फूटे से, दीवारें टूटी फूटी सी, नालियाँ टूटी फूटी सी, सड़कें टूटी फूटी सी थी कि उनका अंत पता नहीं था कि वे जा कहाँ रही थी। उतनी ही दूरी पर सड़कें बनी हुई थी, उससे पता नहीं था ये सड़कें जुड़ी कहाँ पर है ना। तो सभी कुछ टूटा फूटा सा था, लेकिन अनुष्ठानिक महाकुंड कुछ हद तक अपने स्वरूप में बना हुआ था। बाकी इमारतें इतनी उजड़ी हुई थी कि कल्पना और बरामद चीजों के जोड़ से उनके उपयोग का अंदाजा भर लगाया जा सकता था। कि और चीजें तो ऐसी मिली थी कि उनको सिर्फ अंदाजा लगा सकते थे, कल्पना कर सकते थे ये किस काम में आती होगी, ये दीवार है या क्या है, ये खिड़की है या ये रसोई है। रसोई में भी कुछ चीजें ऐसी थी कि उनमें मतलब सिर्फ अनुमानित ये चीज की जा सकती थी। लेकिन अनुष्ठानिक महाकुंड अपने उसी अवस्था में विद्यमान था, उसे आसानी से पहचान लिया गया कि यहाँ पर आज जो
हड़प्पा संस्कृति के लोग हैं, जो मोहनजोदड़ो संस्कृति के लोग हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, वो यहाँ पर अपना धर्म कार्य पूर्ण करते होंगे। आगे चलते हैं कि नगर नियोजन की मोहनजोदड़ो अनूठी मिसाल है। अगर पूरे विश्व में देखें कि नगर नियोजन की जो व्यवस्था आज हमारे देश में, आज इस विश्व में चल रही है, उसमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति का विशेष योगदान कहा जा सकता है, क्योंकि मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन एक अनूठी मिसाल है। इस कथन का मतलब आप बड़े चबूतरे से नीचे की तरफ देखते हुए सहज ही भांप सकते हैं। इमारतें भले खंडरों में बदल चुकी हो, मगर शहर की सड़कों और गलियों के विस्तार को स्पष्ट करने के लिए खंडर काफी है। यहाँ की कमोबेश सारी सड़कें सीधी है या फिर आड़ी है, या तो सीधी है या आड़ी है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी टाइप नहीं है। या तो आप इस तरह से देख सकते हो या फिर आप इस तरह से देख सकते हो। आज वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। इस चीज को, ये जो इस तरह से ये जो सड़कें बनी हुई है, इसे क्या कहा जाता है, वास्तुकार क्या कहते हैं, इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। आज की सेक्टर मार्का कॉलोनियों में हमें आड़ा सीधा नियोजन बहुत ही मिलता है, लेकिन वह रहन सहन को नीरस बनाता है। शहरों में नियोजन के नाम पर हमें अराजकता ज्यादा हाथ लगती है। ब्रासिलिया या चंडीगढ़ और इस्लामाबाद ग्रिड शैली के शहर है, जो आधुनिक नगर नियोजन के प्रतिमान ठहराए गए हैं। प्रतिमान का मतलब होता है मॉडल, ठीक है, यानी कि आधुनिक नगर नियोजन के मॉडल दिखाई देते हैं, ऐसे लगते हैं। यह आप देख सकते हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के ऐसे टूटे फूटे अंश देख सकते हैं कि इस प्रकार की नगर नियोजन व्यवस्था थी। लेकिन उनकी बसावट शहर के खुद विकसने का कितना अवकाश छोड़ती है, इस पर बहुत शंका प्रकट की जा सकती है। मोहनजोदड़ो की साक्षर सभ्यता एक सुसंस्कृत समाज की स्थापना थी, लेकिन उसमें नगर नियोजन और वास्तुकला की आखिर कितनी भूमिका थी। स्तूप वाली चबूतरे के पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। उसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु बहती है। पूर्व की इस बस्ती से दक्षिण की तरफ नजर दौड़ाते हुए पूरा पीछे घूम जाए तो आपको मोहनजोदड़ो की खंडर हर जगह दिखाई देंगे। दक्षिण में जो टूटे फूटे घरों का जमघट है, वह कामगारों की बस्ती है। यह अनुमान लगाया जा रहा है, जब यहाँ पर राखलदास बनर्जी जब वहाँ पर गए स्तूप को देखने के लिए, बौद्ध स्तूप को देखने के लिए, तो ऐसे इस तरह से उनको ये सारी चीज़ें दिखाई दी, तो उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया कि मुझे यहाँ क्या क्या दिखाई दिया, क्या क्या मुझे समझ में आया, क्या चीज़ें संकेत कर रही थी कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता है, क्या चीज़ें उन्हें थोड़ा सा भ्रमित कर रही थी कि इसका क्या उपयोग है, ये किस काम के लिए आ रही है। तो ये जितने भी अंश थे, वे सारे उनको अपनी कल्पना के आधार पर, कुछ वास्तविकता के आधार पर उन्हें बताने का प्रयत्न कर रहे थे। कहा जा सकता है कि इतर वर्ग की संपन्न समाज में वर्ग भी होते हैं, लेकिन क्या निम्न वर्ग यहाँ नहीं था? यानी कि वे कह रहे हैं कि क्या उच्च वर्ग की ही था, वर्गों का विभाजन नहीं था क्या यहाँ जाति व्यवस्था नहीं थी, क्या यहाँ पर वर्ग व्यवस्था नहीं था? ये भी एक प्रश्न आता है कि क्या केवल उच्च वर्ग, कुलीन वर्गों का ही यहाँ पर बाहुल्य था, या फिर सभी वर्गों के लोग थे? जैसे आज हमारी भारतीय संस्कृति में जाति प्रथा का निरूपण किया गया है, वर्ग विभाजन किया गया है, धर्म संप्रदाय विभाजन किए गए हैं, तो क्या इस तरह से कोई ऐसा पहलू था? कहते हैं निम्न वर्ग के घर इतनी मजबूत सामग्री के नहीं रहे होंगे कि 5000 साल टिक सके। अब देखिए क्या बात बताई है, उनकी बस्तियां और दूर रही होगी। यह भी है कि 100 साल में अब तक इस इलाके के 1/3 हिस्से की खुदाई हो पाई है। अब वह बंद भी हो चुकी है। अब देखिए अनुमान क्या लगाया है, अनुमान ये लगाया है कि क्या वहाँ पर केवल उच्च वर्ग के लोग रहते थे, यानी कि ऊंची जाति के लोग रहते थे, नीची जाति के नहीं रहते थे। तो उसके लिए ये प्रश्न मन में आया, तो अनुमान लगाया कि हो सकता है जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनकी बस्तियाँ कच्ची मिट्टी से बनाई हो, तो हो सकता है कि पानी के बहाव में चली गई हो इतने समय तक, 5000 वर्ष पूर्व तक, ये 5000 वर्ष तक उनका अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त कर दिया हो। या फिर हो सकता है कि उनकी बस्तियां इतनी दूर बनी हुई है कि अभी तक खुदाई पूरी नहीं हुई है, हो सकता है इसलिए हमें पता नहीं हो। दो अनुमान लगाए हैं कि ये तो उच्च कुलीन लोगों का जीवन स्तर बताया है, और जो निम्न कुलीन लोगों का जो जीवन स्तर बताया वो तो है ही नहीं, क्या नीचे जाति के लोग वहाँ नहीं थे? तो ये सिर्फ अनुमान लगाया है कि क्योंकि अभी खुदाई बंद हो चुकी है, तो हो सकता है कि अभी बहुत सी खुदाई बाकी थी, तो ऐसा लगता है कि वे कहीं और निवास करते होंगे, तो हो सकता अभी बाकी हो। हम पहले स्तूप के टीले से महाकुंड के विहार की दिशा में उतरे। दाईं तरफ एक लंबी गली दिखती है, इसके आगे महाकुंड है। पता नहीं सायास है या संयोग की धरोहर के प्रबंधकों ने उस गली का नाम देव मार्ग यानी डिविनिटी स्ट्रीट देवनाग मार्ग रखा है।
माना जाता है कि उस सभ्यता में सामूहिक स्नान किसी अनुष्ठान का अंग होता था। यानी कि सामूहिक स्नान, जैसे हमारे यहाँ पे कुंभ का स्नान किया जाता है, वैसे सामूहिक स्नान किसी अनुष्ठान का अंग, कोई अनुष्ठान करना है, कोई ऐसा धार्मिक कार्य पूर्ण करना है, उस धार्मिक कार्य को पूर्ण करने के लिए सामूहिक स्नान रखा गया हो सकता है। कुंड करीब 40 फुट लंबा, जो नहाने का जो कुंड था वो 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है। ठीक है, एक कुंड प्राप्त हुआ है, उस कुंड की जो लंबाई है वो 40 फुट है और 25 फीट चौड़ी है। अब इतना बड़ा कुंड क्यों रखा गया है, ये प्रश्न है। तो उसके लिए भी अनुमान लगाया गया है कि भाई क्या ऐसा कार्य हुआ है, क्या हो सकता है कि कोई सामूहिक स्नान का अनुष्ठान रखा जाता होगा अधिकांश, इसलिए कुंड का निर्माण किया गया है। आगे देखिए, गहराई 7 फुट है और उसकी गहराई कितनी है, 7 फुट। तो हो सकता है इस सामूहिक स्नान के अनुष्ठान की वजह से इस कुंड का निर्माण किया गया है। कुंड में उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां उतरती है। इसके 3 तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए हैं। उत्तर में 2 पात में 8 स्नानागार है। इनमें किसी का द्वार दूसरे के सामने नहीं खुलता है। सिद्ध वास्तुकला का यह भी एक नमूना है। अब क्या कहा गया है, देखिए कि एक कुंड बनाया गया है, उस कुंड में 40 फीट लंबा है और 25 फीट चौड़ा है और 7 फीट इसकी गहराई है। ठीक है, अब क्या कहा गया है कि इस कुंड में उत्तर और दक्षिण, ये तो हो गया हमारा पूरब, ये हो गया हमारा पश्चिम, ये हो गया हमारा उत्तर और ये हो गया हमारा दक्षिण। अब कहा गया उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां उतरती है, ऐसे नीचे सीढ़ियां उतरती है। ठीक है, मतलब कुंड में से बाहर निकलने के लिए सीढ़ियां उतरती है। अब फिर कहा गया है कि उत्तर में 2 पात में 8 स्नानागार है। यहाँ पर 2 पंक्तियों में 8 स्नानागार है, यहाँ बाथरूम बने हुए हैं। ठीक है, अब क्या इनमें से किसी का द्वार एक दूसरे के सामने नहीं खुलता, मतलब 2 पंक्तियों में बना हुआ है तो सब इसके पीछे खुलता है, ऐसे आमने सामने नहीं खुलता है, सब आगे पीछे 2 पंक्तियों में बना हुआ है। ठीक है, तो ये भी एक तरह की सिद्ध वास्तुकला का निर्माण है कि किसी को डिस्टरबेंस न हो, इसलिए पीछे वाली पंक्ति में बाथरूम और इधर वाली पंक्ति में बाथरूम है ताकि एक दूसरे का गेट न खुलता। इस तरह का कुंड का निर्माण है, तो ये भी चीज यहाँ पर मिली है। इस कुंड में खास बात पक्की ईंटों का जमाव है। कुंड का पानी रिस न सके और बाहर का अशुद्ध पानी कुंड में न आए, इसके लिए कुंड में तल में और दीवारों पर ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी के गारे का इस्तेमाल हुआ है। पार्श्व की दीवारों के साथ दूसरी दीवार खड़ी की गई है जिसमें सफेद डामर का प्रयोग हुआ है। कुंड के पानी के बंदोबस्त के लिए एक तरफ कुआं है, दोहरे घेरे वाला या अकेला कुआं है। दोहरे घेरे का मतलब होता है एक घेरा बना हुआ है, उसके बाद एक और घेरा बना हुआ है, इस तरह से दोहरा घेरा बना हुआ है। इसे भी कुंड के पवित्र या अनुष्ठानिक होने का प्रमाण माना गया है कि हो सकता है ये ज़्यादा पवित्र हो, दोहरा घेरा बनाया हुआ, कोई इसमें प्रवेश न कर सके, कोई भी ऐसा असामाजिक तत्व प्रवेश न कर सके, इसलिए इसमें अधार्मिक तत्व प्रवेश न कर सके, इसलिए भी इसे दोहरा घेरा बनाया गया है, तो पवित्रता और अनुष्ठानिक माना गया है। कुंड से पानी को बाहर बहाने के लिए नालियाँ हैं। इनकी खासियत यह है कि ये सभी पक्की ईंटों से बनी है और ईंटों से ढकी भी हुई है। नालियाँ बनी हुई है, पानी बाहर निकालने के लिए पक्की ईंटों से नालियाँ है और पक्की ईंटों से ही इनको ढका भी गया है ताकि दिखाई न दे कि कौन सा, मतलब कितना पानी बाहर निकल रहा है। पक्की और आकार में समरूप दूसर ईंटें जो सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पहचान मानी गई है। ढकी हुई नालियों का उल्लेख भी पुरातात्विक विद्वान और इतिहासकार जोर देकर करते हैं कि आज जो ढकी हुई नालियों का जो सिस्टम है वो तो हमारे 5000 साल पहले सभ्यता ही करती थी, तो हम कौन सा नया कार्य कर रहे हैं, हम तो उनका ही अनुसरण कर रहे हैं। यानी कि हमारी संस्कृति में जिन मनुष्यों का यह बुद्धि चली ही, यह कुशाग्र बुद्धि चली कि नालियों को ढका जाए, तो यह बुद्धि हमारे उन पूर्वजों का ही तत्व मानी गई है। पानी निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त इससे पहले के इतिहास में नहीं मिलता है। महाकुंड के बाद जब हमने गढ़ की परिक्रमा की, कुंड के दूसरी तरफ विशाल कोठार है। कोठार मैंने आपको बताया जिसे भंडार गृह बोलते हैं। कर के रूप में हासिल अनाज शायद यहाँ जमा किया जाता था। इसके निर्माण रूप खासकर चौकियों और हवादारी को देखकर ऐसा कयास लगाया गया है कि यहाँ 9 चौकियों की 3 कतारें हैं। उत्तर में एक गली है जहाँ बैलगाड़ियों का, जिनके प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं कि बैलगाड़ियों का भी प्रयोग किया जाता था। वहाँ पर बैलों की, पत्थर की बैलों की मूर्तियाँ देखी गई है और वहाँ पर वो जो बैलगाड़ी का जो पहिया होता था उसका वो पहिया भी देखा गया है। तो कुछ संकेत वहाँ मिले हैं। ढुलाई के लिए आवागमन होता था। ठीक इसी तरह का कोठार हड़प्पा में भी पाया गया है।
अब यह जग जाहिर यानी कि पूरे संसार को पता चल गया है कि सिंधु घाटी के दौर में व्यापार ही नहीं उन्नत खेती भी होती थी। बरसों यह माना जाता रहा कि सिंधु घाटी के लोग अन्न उपजाते नहीं थे, कि अन्न नहीं उपजाते थे। ये बहुत पहले ये समझा जाता था कि सिंधु घाटी के लोग खेती नहीं करते थे, उसका आयात करते थे। नई खोज ने इस ख्याल को निर्मूल साबित कर दिया है कि पहले ये कहा जाता था कि सिंधु घाटी के लोग अन्न नहीं उगाते थे बल्कि बाहर से मंगवाते थे। लेकिन जब मोहनजोदड़ो सभ्यता की खुदाई हो, हड़प्पा दोनों की सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई, उस खुदाई के दौरान हमें पता चला कि यहाँ पर अन्न उपजाने के कई ऐसे प्रमाण मिले हैं, बड़े बड़े खेतों के प्रमाण मिले हैं, अन्न को उगाए जाने के प्रमाण मिले हैं, बड़े बड़े अन्नागार यानी कोठार के प्रमाण मिले हैं। उससे साबित होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आयात नहीं करते थे, वे अपना अन्न खुद उगाते थे। बल्कि अब कुछ विद्वान मानते हैं कि यह मूलतः खेती और पशुपालक सभ्यता थी। लोहा शुरू में नहीं था, पर पत्थर और तांबे की बहुतायत थी। पत्थर सिंध में ही था, तांबे की खानें राजस्थान में थी। इनके उपकरण खेती बाड़ी में प्रयोग किए जाते थे, जबकि मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरण इस्तेमाल होते थे। इतिहासकार इरफान हबीब के मुताबिक यहाँ के लोग रबी की फसल लेते थे। कपास, गेहूं, जौ, सरसों और चने की उपज के पुख्ता सबूत खुदाई में मिले हैं। इसका मतलब क्या है कि धीमे सूखे में ढल गया, कि यानी कि जो सिंधु सभ्यता है वहाँ ऐसा क्या हुआ होगा। लेखक ओम थानवी जी के जो विचार है या राखल दास जी बनर्जी के जो विचार है, उनके आधार पर हम जान सकते हैं कि धीमे धीमे सूखे में ढल गई ये जो सभ्यता थी। इस सभ्यता का जनजीवन धीमे धीमे सूखे में ढल गया और सूखे में ढल जाने के बाद में ये धीरे धीरे विनाश की तरफ चल गया। तो ऐसा क्या हुआ होगा, ऐसी क्या स्थिति हो गई होगी, या तो कोई महामारी आ गई होगी, या फिर कोई प्राकृतिक प्रकोप आया होगा, या फिर सिंधु जो नदी है उसका बहाव इतना तेज हो गया होगा कि सब कुछ अपने साथ ले चली गई और कुछ अंश जो ठोस थे वो छोड़ चली गई, ठीक है। या फिर कुछ ऐसा हुआ होगा कि कुछ प्रलय हुआ होगा, कुछ भी हो सकता है, अनुमानित कुछ भी हो सकता है। तो उन आधारों पर ही हम जान सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो हमारी प्राचीन सभ्यता कही जाती है, आदिम सभ्यता कही जाती है, प्रारंभिक सभ्यता कही जाती है, जिसमें हमारे जीवन शैली के कुछ अंशों को देखा जाता है। इसी के साथ देखिए बच्चों आज हमारा अतीत में दबे पांव जो ओम थानवी जी के द्वारा लिखा गया है, अभी कुछ अंश हमने पढ़ लिया है। अगला अंश हम लेक्चर नंबर 2 के रूप में जल्दी ही पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।